Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. You know what? In competitive exams, adverbs are the silent killer because their errors are subtle and usually involve placement rather than spelling. Adverb is not just adding ly to a word. So if you want to stop making silly errors in English section, then you should not skip this lesson. Today, let's master the adverb. सबसे पहले हम समझेंगे what is an adverb. An adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb. एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या डिफाइन करता है. बट एडवर्ब क्या है? जो एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. लेट्स सी व्हाट कैन एन एडवर्ब मॉडिफाई. वर्ब. वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करता है. कैसे? इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन. ही रन्स फास्ट. रन क्या है? वर्ब है. इसको कैसे मॉडिफाई कर रहा है? बाय एडिंग फास्ट. बता रहा है कि कैसे वह दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है. सी केम यस्टरडे. केम क्या है? वर्ब है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब बाय एडिंग यस्टरडे कि वो कब आई? यस्टरडे. यस्टरडे. व्हेन? कब आई. रवि अराइव्ड हियर. रवि अराइव्ड. अराइव्ड इज अ वर्ब. And how adverb modifying it? By adding here adverb. आपने देखा कि how an adverb is modifying verb runs, came, arrived by adding fast, yesterday, here. So let's see how an adverb modifies adjectives. It tells degree or intensity of a quality. What is an adjective? It is a quality. So adverb adds degree or intensity to a quality. See the example. She is very intelligent. Intelligent is a quality. Her quality is she is intelligent. And adverb adds very. The intensity, the degree, that कितना, वो कितनी intelligent है. That is adding adverb in intelligent quality. The movie was extremely boring. Boring, the quality of a movie, that it is boring. So now adding extremely, this extremely is adverb, and adding this adverb extremely to the quality boring, it is making boring more intense. That कैसी है वो मूवी? एक तो उसकी क्वालिटी है कि वो बोरिंग है, but by adding extremely it is making this boring word, this quality boring, making it more intense. सो एडवर्ब कैसे मॉडिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को? इस एडजेक्टिव बोरिंग में वो ऐड कर रहा है इंटेंस. दैट हाउ कितनी वो बोरिंग है मूवी, द एक्सट्रीमली बोरिंग है. तो दिस इज अ एडवर्ब एंड दिस इज क्वालिटी. क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव. नाउ हाउ एन एडवर्ब मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब. एडवर्ब को शोज डिग्री ऑफ अनदर एडवर्ब. ये क्या करता है? ये दूसरे एडवर्ब की डिग्री को बताता है. ही स्पीक्स वेरी क्लियरली. क्लियरली एडवर्ब है और इसकी भी ये डिग्री बता रहा है कि वो कितने क्लियरली बोलता है. तो वेरी ये दूसरा एडवर्ब है, बता रहा है द डिग्री ऑफ अनदर एडवर्ब, दैट इज क्लियरली. सो बाय एडिंग दिस वर्ड वेरी, an adverb is modifying the another adverb. Now C answers quite correctly. Correctly is an adverb. Now by adding this quite is also another adverb. So by adding this quite, it is modifying, it is adding the degree to the correctly. So एक adverb जो होता है वो दूसरे adverb में डिग्री ऐड करता है कि वो कितने करेक्टली बोलती है. तो ये क्वाइट भी हो गया क्या? दूसरा एडवर्ब जो कि करेक्टली एडवर्ब में ऐड होकर उसकी डिग्री को बता रहा है. आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि व्हाट इज एन एडवर्ब. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एडवर्ब. तो फर्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ एन एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि कैसे कोई भी एक्शन किया गया है.
जैसे कि सी स्पीक्स पोलाइटली, बोलने का जो वो एक्शन है वो कैसे किया गया है, पोलाइटली। पोलाइटली इज एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे ही आपको आंसर मिले हाउ का, कि हाउ कैसे किया गया, एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब टेल्स द आंसर ऑफ हाउ, कैसे कोई एक्शन किया गया है। तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वह कैसे बोलती है, पोलाइटली। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब, पोलाइटली एडवर्ब ऑफ मैनर। ही कंप्लीटेड द वर्क केयरफुली, उसने वर्क कैसे कंप्लीट किया, केयरफुली। तो केयरफुली क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। आई आंसर्ड वाइजली, मैंने कैसे आंसर किया, वाइजली आंसर किया। तो वाइजली क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मोस्टली जो होता है वो एंड होता है एल वाई से, बट नॉट ऑलवेज, रिमेंबर दिस, बट नॉट ऑलवेज। ये एंड तो होता है एल वाई से, दिस एडवर्ब ऑफ मैनर, बट नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल हार्ड एंड हार्डली, बोथ आर एडवर्ब, ये दोनों ही एडवर्ब हैं, बट मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि इस हार्ड का मतलब होता है विद ग्रेट एफर्ट, बट दिस हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है। तो हम कभी कभी एग्जाम ट्रैप में फंस सकते हैं। कभी कभी लिख कर आता है एग्जाम में दैट ही वर्क्स हार्डली in the office. तो एग्जामिनर कैन आस्क यू दैट टेल मी इज इट राइट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर इस सेंटेंस का मतलब है दैट वह ऑफिस में विद ग्रेट एफर्ट काम करता है, हार्ड वर्क से काम करता है, अच्छे से काम करता है, बिकॉज दिस हार्डली मीन्स ऑलमोस्ट नॉट, ये नेगेटिव सेंस देता है। तो द करेक्ट सेंटेंस इज ही वर्क्स हार्ड in the office. So you see, सिर्फ एक एल वाई जोड़ने से ही पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर मोस्टली जो होता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर एल वाई जोड़कर बनता है, बट कभी कभी नहीं भी बनता है, और कभी कभी अगर हम इसमें एल वाई जोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह मीनिंग ही चेंज कर देता है। तो अब प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की जो प्लेसमेंट होती है वो हमेशा आफ्टर वर्ब होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर की प्लेसमेंट कहाँ होता है, आफ्टर वर्ब होता है। सो यू सी ही वर्क्स हार्ड, ये देखिए आपने, वो कैसे काम करता है, हार्ड से, अच्छे से, विद ग्रेट एफर्ट काम करता है। तो इसे मैंने कहाँ प्लेस किया है, वर्ब के बाद में। ये वर्ब क्या है, वर्ब है, और इसके बाद मैंने इस एडवर्ब ऑफ मैनर का प्लेसमेंट किया है। तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर का हमेशा पोजीशन क्या होता है, आफ्टर वर्ब होता है। वर्ब के बाद ये एडवर्ब ऑफ मैनर रखा जाता है। नाउ लेट्स सी द अनदर एडवर्ब। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसा कि आपको इस वर्ड प्लेस से क्लियर हो गया होगा दैट इट टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। जब भी आपको वेयर का आंसर मिले, that answer is adverb of place. Some common adverb of place are here, there, everywhere, inside, outside, nearby. Let's see the example. The children are playing outside. Children कहाँ खेल रहे हैं, outside. The keys are inside. Keys कहाँ है, inside. तो आपको देखिए आंसर मिल रहा है कहाँ, वेयर का आंसर मिल रहा है आउटसाइड, इनसाइड। सो दीज आर द एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट, पोजीशनिंग, अगर हम पोजीशन की बात करें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पर रखा जाता है, तो मोस्टली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में आपको ये मिलेगा देखने को। देयर इज वन पॉइंट टू बी नोटेड दैट नो प्रीपोजिशन इज नीडेड आफ्टर दिस एडवर्ब्स। तो आप नोट कर लीजिए दैट नो
preposition is needed after these adverbs. तो ये नोट करने वाली बात है कि कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है इस एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद या पहले. तो कभी कभी हमारे सामने एग्जाम में ऐसे भी सेंटेंसेस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी सम एग्जाम ट्रैप दैट ही वेंट टू आउटसाइड. कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाता है, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि आउटसाइड के पहले किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. तो एग्जाम में हम फंस सकते हैं ये सोचकर कि ये तो करेक्ट ही लग रहा है, ये तो सही सेंटेंस लग रहा है, दैट ही वेंट टू आउटसाइड, क्या इसमें गलत है. लेकिन अगर आपको ये नॉलेज होगा दैट किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो आप लिखेंगे ही वेंट आउटसाइड because this is the correct sentence. He went outside. किसी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है. तो इसको कंप्लीट करने के लिए प्रीपोजिशन लगाना इज रॉन्ग. सो द करेक्ट सेंटेंस है he went outside. Now please sit at here quietly. See lives at nearby the school. Now you write in the comment कि किस सेक्शन में एरर है. Please sit A section, at here B section, quietly C section. Now C lives A at nearby B the school C. Please comment section में जरूर बताइएगा कि इस दोनों सेंटेंस में कौन से सेक्शन में एरर है. Now let's see the next adverb. Next है adverb of time. It tells us when an action happens. It answers the question when. जब भी आपको when का क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है दैट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम. अब अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो मोस्टली इट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. मोस्टली इसका जो प्लेसमेंट होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का सेंटेंस के लास्ट में होता है. लेकिन अगर हमें उस एडवर्ब ऑफ टाइम पर फोकस करना हो, उसके बारे में ही एकदम दिखाना हो कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम उसे पहले रख देते हैं. जैसे कि अगर मुझे कहना कि टुडे, अगर हमें अपने दोस्तों के बीच में दिखाना हो कि आज की आज, टुडे आई एम गोइंग टू कॉल हर, तो हम टुडे को एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले रख देते हैं. लेकिन मोस्टली ये लास्ट में ही रहता है. बट अगर हमें एडवर्ब ऑफ टाइम पर ही फोकस डालना हो कि आज की आज हमें ये करना है, तो हम उस एडवर्ब ऑफ टाइम को उस समय कभी कभी जो है वो पहले रख देते हैं. जैसे नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू हर. अगर हम बहुत गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए, तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू हर. तो उस समय पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले प्लेस पे रख देते हैं. लेकिन मोस्टली इसकी प्लेसमेंट जो होती है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई विल कॉल यू टुमारो. टुमारो कब मैं कॉल करूंगी? टुमारो. तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. We met yesterday. हम कब मिले? Yesterday. ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. She arrived late. वो कब पहुंची? लेट पहुंची. तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. कभी कभी कुछ एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि he arrived lately. तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ही अराइव्ड लेटली. तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि लेट का मतलब होता है नॉट ऑन
टाइम, बट लेटली का मतलब होता है, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली. सो टू से दैट ही अराइव्ड लेटली इज रॉन्ग. ये एकदम इनकरेक्ट सेंटेंस है. बट द करेक्ट वन इज ही अराइव्ड लेट. वो लेट पहुंचा. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. आई हैवेंट सीन हिम लेट. यहां पे लेट, इस सेंटेंस में लेट लगाना इनकरेक्ट है. दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस. बट द करेक्ट वन इज आई हैवेंट सीन हिम लेटली. क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब होता है कि मैंने रिसेंटली उसे नहीं मिली हूं, मैंने उसे रिसेंटली नहीं देखा है. ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली सेंटेंस में रिसेंटली का यूज होना चाहिए, ना कि नॉट ऑन टाइम. तो टू से आई हैवंट सीन हिम लेट, ये इनकरेक्ट है. बट द करेक्ट इज आई हैवंट सीन हिम लेटली. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि मैंने इस रिसेंटली उसे नहीं देखा है. तो यहाँ पे रिसेंटली, यहाँ पे इस सेंटेंस में मीनिंग रिसेंटली का होना चाहिए, ना कि नॉट ऑन टाइम का. तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको दे दिया जाएगा लेट और आपको यूज करना होगा लेटली का, और कहीं कहीं लेटली लिख कर दे देते हैं जहां पे यूज होना चाहिए लेट का. तो इस तरह के एग्जाम में आप तभी नहीं फंस सकते जब आपको नॉलेज हो दैट व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाट इज एन एडवर्ब. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एडवर्ब. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस. इट आंसर्स हाउ ऑफन, कितनी बार कोई भी एक्शन हुआ है. इट प्लेस्ड बिफोर मेन वर्ब. ये हमेशा ही मेन वर्ब के पहले रखा जाता है, बट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. लेकिन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है. मेन वर्ब जैसे वर्क, प्ले, राइट, हेल्प, ये सब मेन वर्ब हो गए. अगर आपने वर्ब को पढ़ा होगा यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मेन वर्ब एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा ही मेन वर्ब के पहले रखा जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा जाता है. यू सी द एग्जाम्पल, सी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स. हेल्प क्या हो गया आपका? मेन वर्ब, उसके पहले रखा गया है. लेकिन ही इज ऑलवेज लेट, वो यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा गया. तो आप इसी समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, और मेन वर्ब के पहले रखा जाता है. एंड इट आंसर्स हाउ ऑफन, कब कब, कितनी बार हुआ है. तो सी ऑलवेज हेल्प्स अदर, कब करती है? हमेशा ही करती है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है. ही नेवर लाइज, वो कब कब कितनी बार झूठ बोलता है? तो नेवर, कभी नहीं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा ही लेट होता है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा गया ऑलवेज. दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पर होता है सी स्पीक्स ऑलवेज पोलाइटली. The students always are silent in the class. तो कभी कभी इस तरह के सेंटेंसेस एग्जाम में आ सकते हैं. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ इनकरेक्शन है, कहाँ पे हमें करेक्ट करना है. सी स्पीक्स ऑलवेज पोलाइट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि कभी भी मेन वर्ब के बाद में जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं आता है, मेन वर्ब के पहले आता है. द करेक्ट सेंटेंस इज सी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली. This is the correct sentence.
द स्टूडेंट्स ऑलवेज आर साइलेंट इन द क्लास। तो स्टूडेंट जो है हमेशा क्लास में साइलेंट रहते थे। यहाँ पे आप देखिए कि आर के पहले लगा है ऑलवेज, जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज आर इज हेल्पिंग वर्ब। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। द करेक्ट सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स आर, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, ऑलवेज साइलेंट in the class. This is the correct sentence and this is incorrect sentence. So you understood that adverb of frequency कहाँ पे place होती है? main verb के पहले और helping verb के बाद में। और adverb of frequency किस चीज का आंसर करता है? how often, कितनी बार। जैसे कि she always helps other, हमेशा वो दूसरों की मदद करती है। he never lies, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। he is always late, वो हमेशा ही लेट होता है। These are the adverb of frequency. Now let's understand next adverb. Next है adverb of degree. It tells us how much or to what extent. It shows the intensity or extent of the adjective. It always comes before adjective. ये हमेशा जो adjective के पहले आता है। Let's see the example. She is very intelligent. Intelligent क्या है? एडजेक्टिव है और इसके पहले आया है very. ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। very जो है वो शो करता है इंटेंसिटी को, एक्सटेंट को, कि वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो very क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री। वो बता रहा है इंटेलिजेंट के बारे में कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। The water is too hot. यहाँ पे टू एडवर्ब बता रहा है कि वाटर कितना हॉट है। ये इसके बारे में बता रहा है, वाटर के बारे में, कि वो कितना हॉट है। तो हॉट की इंटेंसिटी ये टू बता रहा है। तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। यू आर स्मार्ट एनफ। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि मैंने एनफ को स्मार्ट के बाद में रखा है, जबकि मैंने यहाँ लिखा है इट कम्स बिफोर एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पर आफ्टर एडजेक्टिव लिखा है। बिकॉज एनफ जो वर्ड है, एनफ जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, वो हमेशा ही एडजेक्टिव के बाद में आता है। ये नोट करने वाली बात है दैट एनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद होता है। यू आर स्मार्ट एनफ, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस बिकॉज एनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। बट मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं वो एडजेक्टिव के पहले आते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि सी इज एनफ टॉल। इज इट करेक्ट सेंटेंस और इनकरेक्ट सेंटेंस? तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ा है तो ये हम जानते हैं कि एनफ जो वर्ड है वो हमेशा ही एडजेक्टिव के बाद में आता है। सो द करेक्ट सेंटेंस इज सी इज टॉल एनफ। तो हम क्या लिखेंगे? करेक्ट सेंटेंस क्या है? सी इज टॉल एनफ, बिकॉज एनफ एडजेक्टिव के बाद आता है। एट लास्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्विकली। व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word that modifies verb, adjective and another adverb. And the types of adverb: adverb of manner, it answered the question how. And adverb of place, it answered the question where. Adverb of time, it answered the question when. Adverb of frequency, it answered the question how often. Adverb of degree, it answered the question how much. हाउ मीन्स कैसे कोई एक्शन हुआ है, वेयर कहाँ हुआ है वो एक्शन, व्हेन कब हुआ है एक्शन, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है एक्शन, एंड हाउ मच कितना, टू व्हाट एक्सटेंट. You know, if verb gives life to the sentence, then this adverb gives style and clarity to a sentence. I hope आप लोगों को adverb और इसके types अच्छे से समझ में आ गए होंगे.
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 50 एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एडवर्ब से ही है, एरर स्पॉटिंग के, उसके PDF अटैच कर दिए हैं। तो प्लीज उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. See you in next class. Till then, take care and keep practicing. If you are new to the channel, please subscribe this channel and don't forget to like too. Bye bye. Take care.